आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी नई मूर्ति। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, ट्रस्ट ने ये बताया। एक्टर और डीएमडीके पार्टी के चीफ विजयकांत का निधन। कोविड पॉजिटिव होने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता दिया। भारत की दोस्ती देख जल रहा होगा अमेरिका। मायावती को बनाए पीएम उम्मीदवार। तब बसपा सांसद ने बताई इंडिया गठबंधन में एंट्री के लिए पार्टी की शर्त। बिहार में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस उतारेगी कितने उम्मीदवार। बढ़ती ठंड और कोहरे के बीच कहीं बदला स्कूलों का टाइम तो कहीं हुई छुट्टी। फ्रांस से डिपोर्ट किए जाएंगे 25 भारतीय। पॉलिटिकल असाइलम की अर्जी खारिज। पैर कटवाओ या मौत को गले लगवाओ। गाजा में हजारों युद्ध पीड़ितों की जिंदगी हुई नरक। ईसा कोप्पिकर और टिम्मी नारंग का 14 साल बाद हुआ तलाक। टूटी शादी तो एक्ट्रेस ने बेटी के साथ छोड़ा घर। और टीम इंडिया के सामने दीवार बन गए डीन अलगर। पहले टेस्ट में बनाया था ये शर्मनाक रिकॉर्ड। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। रामलला की दो मूर्तियां हैं, जिनमें से एक मंदिर के गर्भगृह में स्थापित होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दूसरी मूर्ति जो फिलहाल छोटे मंदिर में रखी गई है, उसे भी गर्भगृह में ही नई मूर्ति के साथ प्राण प्रतिष्ठित किए जाने की योजना है। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा, वहीं पुरानी को उत्सव मूर्ति के नाम से जाना जाएगा। उत्सव मूर्ति को देश के अलग अलग सिद्ध मंदिरों में ले जाया जाएगा। इसके बाद उसे भी गर्भगृह के अंदर अचल मूर्ति के बगल में स्थापित कर दिया जाएगा। रामलला की नई मूर्ति का निर्माण कार्य 3 मूर्तिकारों गणेश भट्ट, अरुण योगीराज और सत्यनारायण पांडे को सौंपा गया है। अभिनेता, राजनेता और डीएमडीके प्रमुख कैप्टन विजयकांत का निधन हो गया है। पार्टी के अनुसार उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था और सांस लेने में दिक्कत होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। मंगलवार को डीएमडीके ने कहा कि उन्हें नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पार्टी ने कहा था कि विजयकांत स्वस्थ हैं और प्रशिक्षण के बाद घर लौट आएंगे। हालांकि आज पार्टी ने कहा कि उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर है, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। जिस एमआईओटी अस्पताल में विजयकांत भर्ती थे, उसने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए बताया, निमोनिया के कारण भर्ती होने के बाद कैप्टन विजयकांत वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। मेडिकल स्टाफ के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद 28 दिसंबर 2023 की सुबह उनका निधन हो गया। पुतिन ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले साल रूस की यात्रा के लिए आमंत्रित किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन में पुतिन से मुलाकात की। पुतिन ने जयशंकर से कहा कि हमें अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी को रूस में देखकर खुशी होगी। रूस की 5 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर मॉस्को पहुंचे जयशंकर ने इससे पहले अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। लावरोव के साथ अपनी बातचीत के बाद संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन में जयशंकर ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन अगले साल वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलेंगे। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में जयशंकर ने कहा कि दोनों नेता लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच शिखर सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच रणनीतिक साझेदारी में सर्वोच्च संस्थागत संवाद तंत्र है। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 21 वार्षिक शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोक दल अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने पिछले बार हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस से इसको लेकर रुख स्पष्ट करने के लिए भी कहा था, जिस पर कांग्रेस ने कहा था कि ऐसा कोई विचार नहीं है। लेकिन अब मायावती के करीबी माने जाने वाले एक नेता ने बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने के लिए शर्त रखी है। दरअसल मायावती पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में है और माना जा रहा है कि कैडर के दबाव के चलते मायावती की ओर से भी इंडिया गठबंधन में आने की शर्त रख दी गई है। अमरोह से सांसद और मायावती के करीबी माने जाने वाले मलूक नागर ने कहा है कि मायावती को इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए बगैर इंडिया गठबंधन बेईमानी है।
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिहार में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से तैयार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार में सीट शेयरिंग की डील फाइनल हो गई है। सूत्र के मुताबिक बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीट शेयरिंग में जेडीयू और आरजेडी के खाते में 17 सीटें आई हैं। वहीं दोनों पार्टियों ने कांग्रेस को 4 सीट देने का फैसला किया है। कांग्रेस आलाकमान को भी लालू और नीतीश ने इस बारे में बता दिया है। वहीं सीट शेयरिंग के बाद 40 में से बची 2 लोकसभा सीटों को लेफ्ट को दिया गया है। वाम दल 2 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड को देखते हुए गाजियाबाद, अलीगढ़, बागपत और आगरा के बेसिक शिक्षा विभाग अधिकारी की तरफ से बड़ा आदेश जारी किया गया है। जहां स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है तो कहीं आज के दिन के लिए अवकाश घोषित किया गया है। सभी विद्यालयों में सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक विद्यालयों में कक्षा के संचालन करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक स्कूल खोलने का समय सुबह 9 बजे था। फ्रांस में शरण मांग रहे 25 भारतीय यात्रियों को मुक्त कर दिया गया है। फ्रांसीसी मीडिया ने बताया कि स्थानीय कोर्ट ने इन यात्रियों को औपचारिक आधार पर रिहा करने का आदेश दिया। बीते सप्ताह दुबई से निकारागुआ जा रही फ्लाइट को मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोक लिया गया था, जिसमें 303 यात्री सवार थे। इनमें से 276 यात्री वापस भारत लौट आए, जबकि 25 ने फ्रांस में शरण मांगी थी। इसके अलावा 2 यात्रियों से वहां पूछताछ की गई। फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने अभियोजकों के हवाले से कहा कि स्थानीय कोर्ट ने औपचारिक आधार पर उनकी रिहाई का आदेश दिया था। कोर्ट ने देखा कि फ्रांस के मुख्य चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर बॉर्डर पुलिस चीफ ने ये मामला कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर उनके पास नहीं भेजा था। इजरायली हवाई हमले में घायल हुए 22 वर्षीय साइमा नाबाहिन के सामने उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया जब चिकित्सकों ने उसे 2 विकल्प दिए, या तो अपना बायां पैर कटवा लो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। इजरायली हवाई हमले में उसका टखना कुचला गया था और साइमा को लगभग 1 सप्ताह तक गाजा में अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा था। चिकित्सकों ने बताया कि उसके खून में जहर फैल गया। चिकित्सकों द्वारा दिए गए 2 विकल्पों में से साइमा ने जीवित रहने का विकल्प चुना और अपने पैर को घुटने से नीचे 15 सेंटीमीटर कटवाने पर राजी हो गई। इस फैसले ने विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली छात्रा के जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गाजा में युद्ध में घायल हजारों लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बॉलीवुड से इस वक्त शॉकिंग खबर आ रही है। एक्ट्रेस और बिजनेस वुमेन ईशा कोप्पिकर ने पति टिमी नारंग से तलाक ले लिया है। यही नहीं, उन्होंने बेटी के साथ घर भी छोड़ दिया है। 47 वर्षीय ईशा कोप्पिकर ने 2009 में टिमी नारंग से शादी की थी, जो कि पेशे से होटेलियर है। उनकी 9 साल की एक बेटी भी है। ईशा और टिम्मी की 14 साल की शादी खत्म हो चुकी है। दोनों अलग हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उनका नवंबर 2023 में तलाक हो गया था। ईशा कोप्पिकर के फैंस के लिए ये खबर बेहद चौंकाने वाली है। ईशा और टिम्मी नारंग अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थे, पर कुछ वक्त से दोनों के बीच मुश्किलें खड़ी हो गई थी। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईशा और टिम्मी नारंग इसलिए अलग हुए क्योंकि उनके बीच पट नहीं रही थी। उनके बीच कंपैटिबिलिटी इश्यूज थे जो कुछ समय पहले ही शुरू हुए थे। डीन एल्गर साउथ अफ्रीकी टीम के वो बल्लेबाज जो टीम इंडिया के सामने सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन दीवार बनकर खड़े हो गए। उन्होंने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक 140 रनों की नॉट आउट शानदार पारी खेली। एल्गर की भारत के खिलाफ यह फेयरवेल टेस्ट सीरीज है। डीन एल्गर टैम्बा वामुमा से पहले टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीकी टीम की कमान संभाल रहे थे। टीम इंडिया की पारी 245 रनों पर सिमटने के बाद अफ्रीकी टीम ने जब बल्लेबाजी शुरू की तो एल्गर एक ओर से टिके रहे, जबकि दूसरी ओर से उनकी टीम के अन्य साथी विकेट गंवाते रहे। एल्गर ने अपना टेस्ट डेब्यू 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2012 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था। इस टेस्ट मैच में उनकी शुरुआत बेहद खराब रही। वह अपने डेब्यू टेस्ट की दोनों ही पारियों में 0 पर आउट होने वाले बल्लेबाजी की लिस्ट में शुमार हो गए थे।